हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है तुगलक वंश। ठीक है, जिसका टेन्योर था 1320 से लेके 1440 तक। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने ईयर्स हो गए? 94 ईयर्स। अगर आपको याद हो तो हमने जब गुलाम वंश पढ़ा था तो हमने उसमें जो टाइम पीरियड देखा था वो था 84 ईयर्स। ठीक है, वहीं हमने जब खिलजी वंश किया था तो उसमें हमने तकरीबन 30 वर्ष जो हैं उसमें देखे। तो आप देख सकते हो, जहाँ हमने बात की थी जो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए जो वंश रहा था वो खिलजी वंश ही था, पर यहाँ तो 94 ईयर्स हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर कर दे रहा है कि ये जो है ना दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा समय अवधि वाला वंश रहा था। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली कितने ईयर्स रहा था? 94 ईयर्स तक इसमें जो है शासकों ने रूल किया था। अब हम बात करें कि इस जो है तुगलक वंश का फाउंडर कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जो तकरीबन 1320 से लेके 1325 तक शासन किया था, तकरीबन 5 साल। ठीक है, हम इसके बारे में भी पहले एक्चुअली पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने गाजी मलिक के बारे में पढ़ा था, तो उसी का ही एक्चुअल नेम है गाजी मलिक। जब हमने पढ़ा था जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर, वो गद्दी पे बैठा और मलिक काफूर के संरक्षण में राजगद्दी में बैठा। तब उसी का दूसरा भाई जो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसने अपने जो भाई शहाबुद्दीन उमर को मरवा दिया। किसके साथ? मलिक काफूर के साथ, क्योंकि मलिक काफूर के संरक्षण में राजगद्दी पे बैठा था ना वो। अब जब ये बैठा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, तो इसमें हमने बात की थी ये पहला सुल्तान था जिसने महिलाओं के वस्त्र पहन के दरबार में आना शुरू किया था। फिर एट द एंड जब हम सबसे एंड में बात करें तो खुसरो खान जो था वो अंतिम शासक बना था, और ये एक हिंदू कन्वर्ट सुल्तान था। इसीलिए गाजी मलिक बेसिकली ये गयासुद्दीन तुगलक को वो एक बहुत बड़ा खतरा लगा इस्लाम के लिए। इसीलिए जो है उसको ना तो कभी सुल्तान की उपाधि लेने दी गई, ना नोबल कोर्ट्स के इंसर्ट करने पे उसके रिस्पेक्ट की गई। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक ने जनता के सपोर्ट के साथ मिलकर जो खुसरो खां था उसको मरवा दिया था, और तब जाके जो है उसने तुगलक डायनेस्टी की जो है इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो हमने ये बात की थी, इसी स्टोरी को हमने रिकैप में देख लिया, जहाँ गयासुद्दीन तुगलक का रियल नेम क्या है? गाजी मलिक। और जो बेसिकली फादर उसका फादर कौन था? एक था करोना तुर्क। ठीक है, ये बेसिकली बलबन का दास था। ठीक है, तो बलबन के दास का पुत्र था। ठीक है, गाजी मलिक। जो तुगलक डायनेस्टी है वो बलबन के दास के बेटे की थी। तो मदर कौन थी? हिंदू जाट थी, बेसिकली मिक्सचर था टर्किश का और इंडियन विमेन का। ठीक है, आगे हम बात करें जो जलालुद्दीन खिलजी था उसके शासन काल में जो गयासुद्दीन तुगलक था वो एक साधारण सा सैनिक था। ठीक है, और उस समय पे वो 1315 में दीपालपुर का गवर्नर था। ठीक है, हम खिलजी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, जिसने खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था ना अलाउद्दीन खिलजी, तो वही अलाउद्दीन खिलजी के काल में गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तकरीबन 19 बार बहादुरी से मंगोलों के आक्रमण का सामना करा था उसने। ठीक है, जहाँ उसने गाजी मलिक जो है काफिरों का वध करने वाले की उपाधि ली थी। ठीक है, आगे चल के हम बात करें कि इसी समय पे चलकर जो उसका बेटा था जोना खान, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जोना खान, जिसका एक्चुअल नेम क्या होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो नेक्स्ट रूलर होने वाला है। तो ये जोना खान 1321 में वारंगल मिशन पे जाता है, जिसका न्यू नेम पड़ता है सुल्तानपुर, जो साउथ की कैपिटल बनती है। ठीक है, तो जोना खान यही लिखा है, जोना खान ने वारंगल पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया, फिर उसका नाम सुल्तानपुर रखा। इसे तुगलक वंश की दक्षिण राजधानी बना दिया गया। ठीक है, वही चीज़। फिर उसके बाद में जो है 1324 में जो है वो अटैक करता है जयपुर पे, जहाँ उस समय उसका शासक कौन होता है? भानुदेव सेकंड।
और इसका हमें रेफरेंस कैसे कहाँ से मिलता है, तो राजमुंद्री अभिलेख है, उसमें हमें ये जानकारी मिल जाती है कि भाई किस तरीके से जो है जयपुर पे अटैक किया गया। और इवन ये भी मेंशन होता है, ये जो जोना खां है इसने उलुग खां जो है इसे कहा गया, बेसिकली विश्व का खां इसे कहा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। ठीक है, किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो बेसिकली क्या कौन था, फाउंडर था तुगलक वंश का। ठीक है, तो इन्होंने जो है तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया, जो पहला सफ़ेद मार्बल का एक मॉन्यूमेंट कह लो था। ठीक है, और ये जो है बटाई पद्धति जो थी उसने फिर से शुरू की थी, और इवन जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी गई ज़मीनें थी उनको इन्होंने पुनः लौटा दिया था, क्योंकि हमने देखा था ना कि अब वो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अपनी सेना को जो वेतन दिया था वो कैश में दिया था। अब कैश में देना था तो इसीलिए जो है उसने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सबसे जो है उनकी ज़मीनें छीन ली थी, जो और खलीसा में कन्वर्ट कर दी थी। ठीक है, तो वही सारी ज़मीनें जो हैं वापस लेकर वो दूसरों में जिनकी थी, जिनसे छीनी थी, उन्हें लौटा दी थी। ऐसे ही इसने और क्या किया, किसानों के हितों में काफ़ी कार्य किया, यहाँ तक कि राजस्व अधिकारियों को आदेश भी दिया कि कभी भी जो टैक्स है ना, चाहे कितनी ही अच्छी फसल क्यों ना होगी हो, टैक्स की बढ़ोतरी 110 से लेके 111 से ज़्यादा नहीं होगी। कि भाई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टैक्स जो है लिया जाए, वो ऐसा नहीं था। चाहे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो तब भी इससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, और प्रोडक्शन कम है तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो कम ही लिया जाएगा। मतलब किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचा गया। और इवन यहाँ तक कि नहरों और कुओं का भी जो है प्रथम निर्माता वही था। हम प्रथम निर्माता कह रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आगे चल के किसी ने नहीं बनवाए। सबसे लार्ज नंबर में तो आगे चल के हम बात करेंगे, जब फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे ना, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो कितने सारे जो हैं नहरें कुएं खुदवाता है। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत जो है गयासुद्दीन तुगलक के काल से शुरू होती है। इवन यहाँ तक कि यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली जो है उसको भी पूरी तरह से व्यवस्थित कराया, जहाँ जो है हर डाक प्रणाली के लिए प्रत्येक 3/4 मील पर जो है एक डाक कर्मचारी को बिठाया गया। ठीक है, और क्या किया, तो इसके काल में ना जो गयासुद्दीन था उसके काल में उसके कंटेम्प्रेरी जो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, उन्होंने जो है इसे महबूब लाही की उपाधि दी। जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जब खुशर खां से जब लोन लिया था ना, जो हमने पढ़ा था खिलजी वंश का अंतिम जो है सुल्तान जो था खुशर शाह। ठीक है, ये वही, तो इससे जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने लोन लिया था, तो अब क्योंकि जो है गयासुद्दीन तुगलक ने इसको मरवा दिया था, तो अब वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो उसके हाथ में आ गया गयासुद्दीन तुगलक। तो अब जो लोन लिया हुआ था वो किसको पे करना पड़ेगा, वो गयासुद्दीन तुगलक को करना पड़ेगा। पर जो है खुशर खां की मृत्यु के बाद जो है गयासुद्दीन ने कहा कि भाई जो तुमने उधार लिया है पैसा वो तुम मुझे दो। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भाई मना कर दिया कि मैंने जिससे उधार लिया था उससे ही दूंगा। अब वो नहीं रहा तो उधार भी मेरे पे नहीं रहा, अब मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, पैसे जिससे लिए थे उससे दूंगा, अब वो नहीं है। तो इसीलिए ये सब बातों को चलते जो है उनकी जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से कभी बनी नहीं और इनके क्लैश बने रहे। तो होता क्या है, 1325 में एक रिवॉल्ट होता है बुगरा खां का। ठीक है, बंगाल में। तो इस विद्रोह को जो बेसिकली दबाने के लिए जो है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल चला जाता है, और विद्रोह को रोकने के लिए तभी जब जाता है ना, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो वहाँ दिल्ली में बैठ के एक भविष्यवाणी करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल से वापस दिल्ली आ ही नहीं पाएगा, उसकी वहीं की वहीं मृत्यु हो जाएगी। तो शहजादा जो जौने खां हैं, जो आगे गयासुद्दीन तुगलक बनने वाला है, तो उसको सुल्तान बनाने की तैयारी करना शुरू कर दो, राज्याभिषेक की तैयारियां अच्छे से करनी शुरू कर दो, क्योंकि भाई उसके पप्पा तो ना आने वाले, ये उन्होंने बोल दिए, भविष्यवाणी कर दी। और इवन ये भी बोला कि मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जाती है, तो इसीलिए जो बोल रहा हूँ वो मान लो। पर गयासुद्दीन तुगलक को भाई ये बात अच्छी थोड़े लगेगी,
तो उसे भाई ये बात सुन के एकदम से गुस्सा आ गया। तो उसने भी ये संदेश भिजवाया, फरमान भिजवाया कि भाई निज़ामुद्दीन औलिया को बोल दो मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दे, अदरवाइज मैं तो मृत्युदंड दूंगा। कि तुम बोल रहे थे ना कि मैं आ नहीं पाऊंगा जिंदा, और जहाँ मैं जिंदा पहुंच गया फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वहाँ से चले जाओ। तो इसी के रिस्पॉन्स में जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था ये स्टेटमेंट कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि दिल्ली वो पहुंच नहीं पाएंगे गयासुद्दीन तुगलक, इसलिए उन्होंने बोला हुजूर अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। तो 1325 हो जाता है, अब समय होता है लौटने का, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का वापस लौटने का दिल्ली, ठीक है। तो अब उसके स्वागत के लिए जो है ना तुगलकाबाद में वो टॉम में एक वुडन प्लेस जो है बनाया जाता है, लकड़ी का एक महल जो है वो बनाया जाता है उसके स्वागत के लिए, कि भाई वो जीत के वहाँ से आ रहा है और जैसे ही आएगा तो निज़ामुद्दीन औलिया को सज़ा देगा कि भाई देख लो मैं तो ज़िंदा आ गया, मैं उन्हें हरा के सब कुछ आ गया हूँ। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो ये जो वुडन प्लेस बनाया जाता है ना, इसमें जो है जब स्वागत कर रहे थे तो लकड़ी का महल में ये जब विश्राम करने गया रुका, तो वहाँ पे जो पागल हाथी थे वो लकड़ी के महल को टक्कर मारते हुए निकल गए, जिसकी वजह से ये जो लकड़ी का महल था वो गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की वहीं मौत हो गई। इस रीज़न से, ना कि इसलिए कि वो बंगाल गया था वहाँ पे रिवॉल्ट को दबाया था तो वहाँ पे डेथ होगी, वहाँ पे रिवॉल्ट पे ये लड़ते हुए युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ जीत गया। पर एक लकड़ी का महल जो उस पर गिरा उससे जो है उसकी डेथ हो गई। तो इसी को लेके जो है कई इतिहासकार ये सोचते हैं कि ये तो एक सोची समझी साजिश थी, कि इतना मतलब एक्यूरेट कैसे हो गया कि ये भविष्यवाणी की गई कि मरेगा जो है तुगलक जो है, तो उसको एक्चुअल में वैसे नहीं मरा, तो लकड़ी का महल गिर के वो गिर गया, वो मर गया। तो ये कभी कभार जो है कहा जाता है इतिहासकार द्वारा ये सोची समझी साजिश थी। वहीं जो इब्न बतूता है उनके अनुसार ये लकड़ी का जो स्टॉल था अहमद अय्याई ने बनवाया था, जो बेसिकली जोना खां के सुल्तान बनने के बाद चीफ मिनिस्टर बनता है उसके द्वारा बनवाया गया था। तो जो हिस्टोरियंस कई बार कह रहे हैं कि ये एक साजिश थी, तो उसमें ये क्लियर किया गया कि भाई जोना खान उन्हीं के बेटे ने बनवाया, ठीक है, उन्होंने बनवाया और उन्होंने जो है अहमद अय्याई से ही बोला और उसके ही बनाए लकड़ी के महल जो बेसिकली टूट गया, उसको ही आगे चल के जब वो सुल्तान बना तो चीफ मिनिस्टर भी बना लिया। तो इसीलिए कई बार बोला जाता है कि सोची समझी साजिश थी ये, ठीक है। पर ओवरऑल क्या है, अब मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करते हैं, क्योंकि भाई अब तो गयासुद्दीन तुगलक की हो गई ना डेथ, तो अब कॉरोनेशन तो हो गई बेटे का। तो यहाँ ये भी बोला जाता है कि भाई अब जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो शासक बनेंगे, वो क्लियर था, ठीक है, पहले ही घोषित था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जिसमें जो है ये तकरीबन जो है 26 साल जो है अपना शासन करता है, जिसका अभी हमने बात की थी, नाम जो था जोना खां था, उलुग खां था मूल नाम, ठीक है, तो ये उसके ओरिजिनल नेम थे। और जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, सत्ता पर बैठ जाता है, तब जाके जो है इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा जाता है। अब हम समराइज़ करते हैं कि इसके टाइम पीरियड में ओवरऑल क्या काम होते हैं, और फिर जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुए। तो ये तो एक क्विक रिवीजन देख रहे हैं हम कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो भाई नाम हमने देख लिया। इवन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, कि इसमें जो है सबसे सर्वाधिक विशाल साम्राज्य इसी काल में रहा है, मतलब एक्सपेंशन के बेसिस पे हम देखें तो सबसे बड़ा साम्राज्य इसी के काल में रहा है। आगे चल के जो है ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। और जो विशाल है तो कितने प्रांत हैं, तकरीबन 23 प्रांत जो हैं इसमें शामिल थे। अब इसके काल में जो है झापना नगर और अबिदालबाद का किला भी शामिल है, ठीक है, ये जो है उसने बनवाए थे। और इब्न बतूता जो एक यात्री था जो 1333 में आया था मोरक्को अफ्रीका से, उसने अपनी एक किताब लिखी थी रहला। तो बेसिकली उसने यहाँ पे यात्रा की, इंडिया को ऑब्ज़र्व किया, अफ्रीका से आके मोरक्को से आके सब कुछ ऑब्ज़र्व किया और अपनी बुक लिखी रहला, ठीक है। तो वो किसके काल में हुआ, वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। और इसी के काल में जो है कुछ जैन विद्वान दरबारी भी आए, जैसे राजशेखर
जिन प्रभासुरी, ठीक है। और इसी के काल की जो सबसे अच्छी या कह लें एक फीचर है कि भाई सती प्रथा को रोकने का प्रयास जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखें, प्रयास किया गया, पूरी तरह से रोक नहीं पाया, ठीक है। और हम क्या जानते हैं भाई इसके टाइम पीरियड में, तो इसके टाइम पीरियड में जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है वो अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। इसी के कंटेम्प्रेरी है। और वहीं जो है अगर हम बात करें कि भाई इसके समय पे धर्म मतलब कैसा था या उसकी आइडियोलॉजी कैसी थी कि भाई और धर्मों के प्रति, तो वो काफ़ी लिबरल थी। जैसे होली, दशहरा जैसे हिंदू त्यौहार थे, ये खुद भी जाकर उसमें भाग लेता था। तो ये एक ऐसा पहला सुल्तान था। मतलब आसपास ठीक है और रिलीजन फॉलो हो रहे हैं, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। जहाँ हमने बात की थी ना खिलजी डायनेस्टी में, उस समय भी जो है लिबर्टी दी गई, बट यहाँ पे ये खुद बकायदा इन सब त्योहारों में शामिल हो रहा था। तो ये एक ऐसा पहला सुल्तान था। और इवन जो है इसके टाइम पे कुछ डिपार्टमेंट्स भी खोले गए, जैसे दीवाने कोई जो कृषि विभाग था, ठीक है, जिसमें तकरीबन हाफ भाग जो है वसूल किया जाता था उपज का, ठीक है। कृषि के लिए बेसिकली किसानों के लिए जो हितों में कार्य किया था वो हमने ऊपर देखा था, वो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। जब हमने बात की थी कि उसने जो है किसानों के लिए क्लियर कर दिया था इससे ज़्यादा टैक्स जो है वो लिया नहीं जाएगा फॉर एनी सिचुएशन, ठीक है। पर यहाँ जो है हम बात करें जो किसानों के हितों के लिए काम करने के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ये तो कुछ हमने जनरल फीचर्स देखे उसके टाइम पीरियड के, बट ओवरऑल अब वो अपना शासन कैसे करता है या वो जो पॉलिसीज़ फॉलो करता है वो कितनी इफ़ेक्टिव रहती हैं या नहीं रहती हैं, अब हम उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी मृत्यु जो है उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजगद्दी पे बैठने के लिए घोषणा कर दी थी। पर वहीं कुछ इतिहासकार मानते थे कि गयासुद्दीन तुगलक ने पहले ही युवराज की घोषणा कर दी थी कि भाई इसके बाद में जब भी गयासुद्दीन तुगलक की भाई डेथ होगी तो उसके बाद जो है सत्ता किसके हाथ में आएगी? गयासुद्दीन तुगलक की आ जाएगी, वो गयासुद्दीन के कह रही हूँ मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में आ जाएगी। तो भाई ये तो एक क्लैश है हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू में कि भाई ये पहले से प्री डिसाइडेड था या फिर जो है ये बाद में जाकर डिसाइडेड हुआ। बट ऑन एन एवरेज हम कुछ भी कहें पर सत्ता पे बैठता कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक ही तो बैठता है ना। तो भाई जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके 40 दिन बाद तक जो है वो अपना राज्य अभिषेक करा ही लेता है, ठीक है। चाहे ये पहले से डिसाइडेड हो या ना हो, बट फैक्ट तो यही है, वो 40 दिन के अंदर जो है अपना राज्य अभिषेक करा लेता है। अब इससे पहले तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान के नाम से जाना जाता था, जो हमने बात की थी, और बाद में जाकर जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। वहीं हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था जो अरबी फारसी भाषा का महान विद्वान था और सभी विषयों में जो है बहुत ज़्यादा महारती था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था। जहाँ बर्नी जो है उस समय का कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन, ठीक है, तो दरबारी लेखक, तो उसने जो है लोगों के कल्याण के लिए उसकी चिंता तथा नरमी की नीति के कारण जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो है प्रशंसा की, ठीक है। वहीं उसके शासनकाल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य ने कृषि और हस्तशिल्पों के महत्व को एवं कृषि का निरंतर विस्तार किए जाने की आवश्यकता को मान्यता दी। बेसिकली उनके लिए काफ़ी कुछ किया, ठीक है। हमने देखा ना एक प्रॉपर डिपार्टमेंट तक बनवाया कि भाई किसी भी तरीके से कृषि में सुधार किया जाए, किसानों को जो है राहत पहुंचाई जाए, उनको लोन चाहिए तो लोन प्रोवाइड कराए जाए। तो उनके लिए जितनी भी तरह की वो सहूलियत दे सकता था उसने वो पूरी कोशिश की।
इवन ये इतना बुद्धिशाली शासक था जो कि जो है, अगर भाई अपने रिलीजन में जितने भी अंधविश्वास हैं, या फिर अंधविश्वास भी नहीं कहो, अगर कोई भी रिचुअल को फॉलो किया जा रहा है, जैसे वो इस्लाम कानून को ही, किसी भी तरीके का जो कानून है उसको तर्क की कसौटी पर रखता था। उसमें वो ऐसे ही किसी भी चीज़ को बगैर तर्क की कसौटी पे रखे एक्सेप्ट नहीं करता था कि भाई ऐसे ही, भाई ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, ये जाने बगैर वो उसे फॉलो नहीं करता था। इसीलिए जो है इसे एरिस्टोटल ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला गया, जहाँ आगे चल के जो है अजमेर में जो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी उसका दर्शन करता है और दिल्ली का पहला सुल्तान बन जाता है, जो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दर्शन करके आता है। ठीक है ना। अब वहीं आगे हम बात करें, बर्नी ने उसे गर्म और जल्दबाज मिजाज का भी बताया। ठीक है, वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन था, डेफिनेटली उससे जो है मतलब हम डिसएग्री नहीं कर सकते कि वो नहीं था, बट उसने जो है उसके नेचर में और भी चीज़ें ऐड ऑन की कि भाई बुद्धिमान तो था ही, पर ये काफ़ी गर्म मिजाज का था, मतलब गुस्सा जल्दी आता था और जल्दबाज मिजाज का था कि भाई कोई भी डिसीजन है बहुत ज़्यादा क्विकली लेने की सोचता था। ठीक है, और एक चीज़ ये भी बताई कि वो कभी दूसरों की सलाहों पे ध्यान नहीं देता था, वो ये मानता ही नहीं था कि भाई दूसरा कोई सही बता सकता है। तो ये भी जो है उसके नेचर की कुछ कहते हैं कमियां उसने जो है बर्नी ने बताई। ठीक है, क्योंकि बर्नी जो है कहीं ना कहीं गयासुद्दीन तुगलक को जो है पसंद नहीं करता था। आगे हम उसके और स्टेटमेंट्स जब देखेंगे ना तो हमें क्लियर पता लग जाएगा। अब यहाँ तक कि जो इब्न बतूता है, जो ट्रैवलर आया था, हमने बताया था अफ्रीका के मोरक्को से जो है आया था और उसने रिहला लिखी थी, तो वो बताता है कि अत्यधिक इनाम और दंड देना ये जो है उसके नेचर में ऐड ऑन था कि भाई अगर वो किसी से ज़्यादा खुश है तो बहुत ज़्यादा इनाम भी देता था, और अगर उसे गुस्सा आ जाता था तो वो दंड भी बहुत तगड़ा देता था। तो ये जो है उसके नेचर के बारे में बताया, जहाँ जो है इवन ये भी बताया कि जो उच्च पद है उन पे ये निम्न परिवार के लोगों को भी नियुक्ति करता था। यही एक रीज़न भी था जो बर्नी जो है ना उसे माली, जुलाहा, नाई, रसोइया ऐसी ऐसी उपाधियाँ दे देता था। ठीक है, चलिए अब बाकी हम आगे बात करते हैं। जो 1333 है, ये अफ्रीकन ट्रैवलर जो मोरक्को से आता है, इब्न बतूता, ये अपनी किताब रेहला लिखता है, ये हमने बात की थी। तो यही जो है ना तकरीबन 8 साल तक तुगलक के काल में जो है काजी के पद पे भी रहता है। ठीक है, और फिर ट्रैवलर जो है अपना पूरा करता है। तो अब हम इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब हमने बात की ही है इब्न बतूता की, तो थोड़ा सा हम और उसके बारे में जान लेते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान रहे हैं तो इब्न बतूता के बारे में भी जान लेते हैं। तो इब्न बतूता जो था वो दिल्ली को विश्व का सबसे प्रसिद्ध शहर बताता है अपनी रिहला में, कि दिल्ली जो था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भारत में, इवन उसने बोला दिल्ली जो है पूरे विश्व का, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा जो है, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कह लो या बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि भाई दिल्ली इतना प्रॉस्पेरस था। ठीक है, जहाँ रेहला के अनुसार जो है मोहम्मद बिन तुगलक के पास जो है दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना थी। अब क्योंकि भाई सबसे बड़ा इस समय पे जो है एम्पायर था, सबसे ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ था, तकरीबन 23 प्रांत जो थे इसमें थे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो सल्तनत होगी ना इस पे जो है सेना भी ना उतनी ज़्यादा ही तो होगी ना, सेना भी तो ज़्यादा ही होगी फिर। अब क्योंकि 23 प्रांत संभालने हैं तो वही है। आगे उसने ये भी बताया कि अब जो है अपने शासनकाल में इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि वो जो है दूसरे राज्य कह रही दूसरे धर्मों के लोगों को, जैसे होली, दशहरा हो गए, हिंदू त्यौहार हो गए, उन सब में खुद जाके भी पार्टिसिपेट करता था, जबकि अभी तक किसी भी सुल्तान ने खुद जाके पार्टिसिपेशन नहीं दिया। और आगे रिहला में वो ये भी बताता है कि जो कश्मीर है, बलूचिस्तान है, राजपुताना है, सिर्फ इन्हीं एरिया को छोड़कर हिंदुस्तान पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक का अकेला खुद का अधिकार था। ठीक है, और रेहला के माध्यम से हमें ये भी पता लगता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना उसने
स्वर्णिम ईंटों का एक महल बनाया था जिसे हम जो है तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहला ऐसा शासक था जिसने जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, जो हमने ऊपर बात की थी। पर ये मैंने बोला, ये आप चीज़ का ध्यान रखिए, इसने सिर्फ प्रयास किया, बंद नहीं कर पाया उस समय पे। वहीं जब फिरोज शाह तुगलक, हम आगे अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो उसका कज़न होता है, वो पहला शासक बनता है जिसने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। ठीक है, इसने प्रयास किया पर लगाता कौन है? उसका कज़न फिरोज शाह तुगलक। अब चलिए, हमने रिहला के बारे में भी बात कर ली कि रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या मेंशन था। अब हम जब सती प्रथा की बात कर ही रहे हैं तो साथ में क्विक रिवीजन सती सिस्टम का भी कर ही लेते हैं। तो ये जो सती सिस्टम है, ये गुप्ता पीरियड में हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस किससे मिलते हैं? तो ये जो रामगुप्त है ना, ये समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा, उसका एक आर्मी चीफ था, सेनापति था, गोपराज। ठीक है, गोपराज की पत्नी के द्वारा जो है यहाँ पे हमें सती प्रथा का जो है पूरा एविडेंस मिलता है। जो क्या होता है कि जो गोपराज होता है जब युद्ध में लड़ने जाता है तो वहाँ पे मारा जाता है। तो उसका जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वो इतनी ज़्यादा दुखी निराश थी कि वो उसी जो है दाह संस्कार में जाके जल गई। तो पहला जो सती प्रथा का साक्ष्य है ये गोपराज का मिलता है। और इसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? भाई हमने खुद अपनी आंखों से थोड़े देखा है, तो कहीं ना कहीं से तो एविडेंस मिल रहा होगा ना। तो ये एरण अभिलेख में हमें इसका एविडेंस मिलता है, जो किसके द्वारा लिखा गया? जो है बानु गुप्ता। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं भाई सती प्रथा पे प्रतिबंध या रोकने का प्रयास किसने किया। तो हम बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था वो अभी हम यही बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। पर अगर हम आगे बात करें पहला प्रतिबंध लगाया किसने, तो वो हमने बात की फिरोज शाह तुगलक ने की। दूसरा प्रतिबंध किसने लगाया अगर सवाल एग्जाम में पूछ जाए तो वो था अकबर, मुगल साम्राज्य का। तीसरा प्रतिबंध किसने लगाया तो वो था औरंगजेब। और एंड किसने किया सती प्रथा का? एंड किसने किया तो वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो मॉडर्न पीरियड में आ जाता है, और राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर जो है इसे पूरी तरह से बैन कर दिया था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है साउथ इंडिया में कौन कौन से साम्राज्य थे। तो इस समय जो है दो साम्राज्य थे, एक तो विजयनगर एम्पायर हो गया 1336 का, और एक हो गया बहमनी एम्पायर जो हो गया 1347 का। तो आगे हम बात करते हैं उसी के शासनकाल में जो है सबसे सर्वाधिक विद्रोह हुए, क्योंकि ये जो है ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको खुद भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब भाई देखो, सबसे ज़्यादा समय तक कौन सी डायनेस्टी रही है, तो सबसे ज़्यादा समय तक भाई तुगलक डायनेस्टी रही है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा विशाल साम्राज्य किसके काल में रहा है, तो भाई खिलजियों में ही मोहम्मद बिन तुगलक में रहा है। अब जब सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य रहा है, विशाल साम्राज्य रहा है, तो सबसे ज़्यादा विद्रोह भी कहाँ होंगे, तो भाई तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक के ही तो होंगे ना, क्योंकि सबसे बड़ा एम्पायर भी तो इसी के काल में है। तो और अब हम बात करें इसमें भी सर्वाधिक विद्रोह में तकरीबन कितने विद्रोह हुए, तो 34 विद्रोह जो हैं हुए, जिसमें से साउथ इंडिया में तकरीबन 27 विद्रोह हुए और नॉर्थ इंडिया में 7 विद्रोह हुए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या निकलता है, तो भाई रिजल्ट जो है ओवरऑल हमने देख ही लिया, फेल रहता है। तो ओवरऑल क्या होता है, इसकी किस्मत बड़ी ख़राब थी। सच तो बोला जाए किस्मत बड़ी ख़राब थी, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ इसने सोच के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की वो काफ़ी ज़्यादा नेक इरादे से थी, पर एक्चुअल में कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि वो फेल हो जाती है। तो वो क्या क्या होती हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला जो है उसने क्या किया था, अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से जो है देवगिरी शिफ्ट कर दी थी, दौलताबाद, बेसिकली महाराष्ट्र। कब की थी? 1327 में।
अब भाई क्यों की, तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो भाई क्या हो रहा था उस समय पे, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब गुलाम वंश से ही पढ़ते आ रहे हैं, मंगोलों का बड़ा खतरा रहता था। मंगोल अटैक करके लूट पाट के चले जाते थे, तो एक तो उनसे लड़ना झगड़ना वो सब, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ भाई विद्रोह भी हमने बात की कि विद्रोह भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और हमने कंपेयर में देखा तो भाई नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है विद्रोह हो रहे थे। तकरीबन 27 हुए, जहाँ नॉर्थ में सिर्फ 7 हुए। तो भाई एक तो साउथ के विद्रोह को भी कंट्रोल करना है, ऊपर से मंगोलों के आक्रमणों को भी देखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये क्लियर सोचा कि राजधानी ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ ना जो बेसिकली इन सब एरियाज के पड़े बीच में, ताकि दिक्कत ना पड़े और इजीली जो है इन सब चीज़ों को हैंडल किया जा सके। तो इसीलिए जो है फरिश्ता जो था 17वीं सेंचुरी का एक लेखक था फरिश्ता, उसने ये लिखा कि जो सुल्तान है ना, उसको कुछ सलाहकारों ने मालवा में स्थित उज्जैन जो है उसको दूसरी राजधानी बनाने की जो है सिफारिश दी, जिससे राजा विक्रमादित्य ने उसी कारणों से अपनी जो है उसे राजधानी बनाया था। क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास में भी बात की थी कि भाई उन्हें जो है मालवा क्षेत्र क्यों चाहिए था, भाई इसलिए चाहिए था ना मालवा क्षेत्र। एक तो देखो गुजरात से उसका लिंक पड़ता था, क्योंकि गुजरात से जो है इंटरनेशनल ट्रेड करना इजी पड़ता था, तो एक तो गुजरात से लिंक हो रहा था, और दूसरा जो है साउथ इंडिया से भी लिंक हो रहा था उसका, कि साउथ इंडिया में जाना है, वहाँ के आक्रमणों को कुछ भी वहाँ से हैंडल करना है, तो एक वो भी इजी पड़ रहा था, और उसका कनेक्शन नॉर्थ से भी जा रहा था। तो ये एक ऐसी जगह थी कि भाई यहाँ से होकर जाना था, तो ये एरिया को तो ग्रैब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और ग्रैब कर भी लिया। पर अब बात रही कैपिटल बनाने की, तो कई लोगों ने बोला भाई उज्जैन को बना लो, सबसे बढ़िया रहेगा। पर होता क्या है, हमने अभी ऊपर बात की थी ना कि इसके नेचर में सिर्फ एक कुछ कमियां यही थी कि वो ना दूसरों की सलाहें नहीं मानता था, वो सुनता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, और हर बात में जल्दबाजी करता था। तो इसीलिए जो है भाई सुल्तान ने कहा नहीं भाई, देवगिरी को ही जो है पसंद करा और उसे ही राजधानी बनाऊंगा। अब पॉइंट ये है कि भाई सबने जब इतना सजेशन दिया तो उसने क्यों नहीं माना, उसका भी तो कुछ अपने तर्क होंगे ना कि भाई मैं सिर्फ देवगिरी को ही क्यों चुन रहा हूँ। तो देवगिरी को चुनने के उसके जो 2 कारण थे, वो था कि भाई सुल्तान जो है देवगिरी के इलाके में पहले ही जा चुका था, वो उससे परिचित था। अब वो उज्जैन में इतना गया नहीं, तो उसे इतना आइडिया नहीं, तो वो कैसे मान ले कि भाई ये एरिया सबसे बेस्ट रहेगा। तो जिसमें गया है, तो एक होता है ना जो हमें पता है तो हम उससे लिंक ज़्यादा करते हैं, तो यही चीज़ थी, देवगिरी के इलाके पे अधिक परिचित था, इस वजह से सुल्तान ने कहा कि भाई नहीं देवगिरी को चुनेंगे। और दूसरा रीज़न था कि ये नगर से पहले से ही भारतीय जो है भारत के महान नगरों में से ये एक था, तो ये ऑलरेडी एक काफ़ी महान नगरों में से एक था, तो इस वजह से और जो है उसने इसे चुना, क्योंकि एक पॉपुलर नेम जब सामने आता है तो ट्रस्ट बन जाता है ना, वही रीज़न। तो ओवरऑल क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक चचेरे भाई जो हैं गरसाब जो था उसके विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से कर्नाटक की यात्रा करने जाता है, और उसी के बाद जो है देवगिरी से गुजरता है, और वहाँ से गुजरता है ना, तो तब जो है भाई सड़कों के किनारे पेड़ भी लगवाता है, विश्राम गृह भी बनवाता है, बोझ पे की व्यवस्था भी करता है, तो मतलब उसको काफ़ी प्रॉस्पेरस कर देता है और उसको मेंटेन अच्छे से करा देता है। अब क्योंकि अब उसने जो है इसे कैपिटल बना लिया है, तो अब भाई उस कैपिटल में कुछ इम्पोर्टेंट लोग भी चाहिए होंगे, जैसे सूफी होने चाहिए, खानका होने चाहिए, कुछ अमीर हों, दास हों, नौकर हों, शाही कुटुंब हो, ठीक है, और उलेमाज हों। तो सबको जो है अब उसने क्या किया, इन सबको इनवाइट किया, बुलाया कि भाई आप दौलताबाद आओ, अपनी कैपिटल में आओ। तो वहाँ पे इन्हें इनवाइट किया गया। तो वहीं जो है एट द एंड क्या होता है, सतीश चंद्र जो हिस्टोरियन है वो ये बताते हैं कि दिल्ली की समस्त आबादी को देवगिरी चलने का आदेश नहीं दिया गया था, मतलब कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही बोला गया था कि आप सब आइए, जो भी बेसिकली एक तरह से कह लो उच्च वर्ग से संबंध रखते थे उन लोगों को बुलाया, पर जो जनसाधारण के लोग थे उनको नहीं बोला कि भाई आप जो है दिल्ली छोड़कर जो है दौलताबाद आ जाओ, वो उच्च वर्गों को ज़्यादातर बोला गया। अब पॉइंट ये है कि ठीक है, फिर भी उच्च वर्ग हो या जो भी है, जैसे हमने ये पूरी कैटेगरी देखी, सूफी संत, खानका, अमीर, दास, नौकर, शाही कुटुंब, उलेमा, तो इन सबको बोला।
पर अब काफ़ी सारी पॉपुलेशन तो उनकी भी है, अब वो शिफ्ट हो जाएगी देवगिरी, तो भाई दिल्ली का क्या हाल होगा। तो हम उस पर बात करते हैं कि भाई कैपिटल शिफ्ट के बाद दिल्ली की कंडीशन क्या बनेगी। तो दिल्ली में अगर हम देखें ना, तो दिल्ली में जो सिक्के जारी हो रहे थे और इसके निकट कुछ धनी हिंदू जो थे, उन्होंने कुछ जो है बावलियाँ बनाई थी, बेसिकली सीढ़ीदार कुएं। तो वहाँ पे ना तकरीबन 2 संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और उससे ये पता लगता है कि जो दिल्ली थी उस समय भी काफ़ी आबाद थी। ठीक है, बस हाँ एक जो है कुछ प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि अब ये लोग गए हैं, ठीक है, ये सब वहाँ दौलताबाद गए, अब एकदम से बुला लिया गया, जाएंगे तो भाई 100% सामान तो अपना घर से लेके नहीं जा सकते ना। अब जा रहे हैं तो अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है आप वो ले जाओगे, बट अभी भी बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें आप अपने घर में रख के जाओगे। आप भी कहीं घूमने जाओगे, फिरने जाओगे, या कहीं और शिफ्ट भी होने जाओगे किसी और स्टेट में, तो एकदम से सारा सामान तो नहीं लेके जा पाओगे ना। तो इसीलिए उस समय जो है फिर उन्होंने जब अपना घर बंद किया, तो भाई लुटेरों को भी पता है अब ये तो अभी आने से रहे और अभी आएंगे भी सामान लेने बाद में कभी, तब तक तो भाई अभी तो कोई है नहीं, इसीलिए भाई लूट लो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर क्या किया कि जो निकटवर्ती नगरों में रहने वाले सूफी थे, विद्वान थे और अन्य लोग थे, उनको दिल्ली में आकर बसने के लिए आमंत्रित किया कि भाई आप लोग चले जाओ तब तक दिल्ली, ताकि जो है ये लूटपाट की सिचुएशन ना हो। तो मतलब सबको ना काफ़ी अस्त व्यस्त कर दिया कि भाई कैपिटल शिफ्ट करनी है, घुमा फिरा रहे हैं, कभी तुम लोग इधर आ जाओ और तुम थोड़े से उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, ये पूरा सिस्टम चला रखा था। ठीक है, तो अब सन 1334 से 1335 जो है उसमें मालाबार तमिलनाडु के कोरोमंडल में एक गंभीर ना विद्रोह शुरू हो जाता है। तो अब फटाफट से जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसी वजह से तो वो वहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट किया था कि भाई साउथ में जितने भी विद्रोह होंगे उसको हैंडल कर लेगा और जो है नॉर्थ के एरियाज़ पे भी कंट्रोल कर लेगा जो मंगोल का है, क्योंकि वो बीच में आ गया है। तो अब सुल्तान यहाँ जाने के लिए जो है बीदर तक पहुँचता है अपनी पूरी सेना वेना लेके, बट पॉइंट होता क्या है कि भाई जिस पर्पस से उसने कैपिटल शिफ्ट की थी, सिचुएशन देखिए कितनी ज़्यादा डाइवर्स हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है कि भाई बीदर में प्लेग की महामारी फैल जाती है, जिसकी वजह से जितनी भी सेना लेके जा रहा था ना, वो बीच में ही सेना जो है मर गई प्लेग से, और ख़ुद भी जो है वो इतना बीमार पड़ गया प्लेग की वजह से, तो वो तो भाई चल वापस लौट गया दौलताबाद। उसने कहा भाई कोरोमंडल तट पे उधर जाऊँगा, विद्रोह संभालने जाऊँगा, कहीं पता लगे मैं ही जिंदा नहीं बचा, इसीलिए वहाँ विद्रोह जो हो रहा है वो कर रहे हैं, करने दो जो हो रहा है, मैं अब जा रहा हूँ दौलताबाद। वो पहुँच गया दौलताबाद। अब हुआ क्या, अफवाह फैल गई कि भाई सुल्तान मर गया, सुल्तान मर गया, प्लेग से सुल्तान ही मर गया। तो भाई अब ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही है कि भाई जो सुल्तान है वो नहीं है, तो जो भी पावरफुल रीजनल किंग्स होंगे वो जो है वहाँ पे अब वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेंगे, वो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो यही हुआ, शीघ्र ही जो है माबर हो गया, द्वार समुद्रम हो गया जो कर्नाटक का था, वारंगल हो गया जो तेलंगाना का था, और भी कई सारे जो दक्षिण भारत के राज्य थे ना वो उनके नियंत्रण से बाहर निकल गए। अब भाई वो पॉइंट ही नहीं बचा ना, साउथ जो है साउथ इंडिया में उसने जो कैपिटल रखी बीच में मिड में, ये सोच के कि भाई जितने भी विद्रोह इतने ज़्यादा साउथ में हो रहे हैं मैं उनको भी कंट्रोल कर लूँगा और नॉर्थ में भी कर लूँगा, बट ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि अब वो सब तो हाथ से ही निकल गए। अब हाथ से निकल गए तो अब नीचे रह के फ़ायदा क्या है। यही बात आई कि इस प्रकार दौलताबाद राजधानी बनाने के उद्देश्य ही समाप्त हो गए। तो एट द एंड क्या होता है, 1335 से लेके 1337 में ही सुल्तान ने दिल्ली जाने का फिर से आदेश दे दिया। तो अब वो फिर दिल्ली निकल लिए। तो देख रहे हो कितना नुकसान हुआ कि भाई एक तो कैपिटल शिफ्ट करी अच्छे पर्पस से की, बट 2 साल के अंदर अंदर ही कैपिटल शिफ्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं बचा। तो इतना खर्चा जो किया, उधर ले गए, सबको बुलाया, हस्त व्यस्त किया, अब वो सब वेस्ट हो गया। तो एट द एंड सतीश चंद्र जो थे वो ये मानते थे कि इन प्रभावों का जो है जनसाधारण पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उच्च वर्गों को जो है इसका ज़्यादा इफेक्ट महसूस हुआ। क्योंकि भाई देखो जनसाधारण जो थे, नॉर्मल पीपल थे, वो तो इधर उधर शिफ्ट हुए नहीं, वो तो जहाँ रहते थे वो वहीं रहे। अब फ़र्क किन्हें पड़ा, जिन्हें शिफ्ट करवाया गया, पहले बोला गया कि भाई दौलताबाद आ जाओ, फिर वो दिल्ली में
जब लूटपाट होने लगी तो उसके आसपास के लोगों को फिर उधर शिफ्ट करने लग गए, वो उधर शिफ्ट हो गए। फिर अब कह रहे हैं कि वापस दिल्ली चलो, तो अब वो दिल्ली से वहाँ फिर उठ के जाएंगे, तो भाई अफेक्ट तो करेगा ना। तो वो उच्च वर्गों को ज़्यादा पड़ा। इवन यहाँ तक कि ये भी बताया कि अन्य प्रभाव ये भी पड़ा कि जो बहुत सारे सूफी थे ना और उलेमा थे, वो दौलताबाद में ही रुके रहने का निर्णय ले लिए, क्योंकि भाई बार बार शिफ्टिंग करना ये बहुत ज़्यादा टफ है। अब वो पहले दिल्ली में प्रॉपर सेटल थे, एकदम से बोल दिया दौलताबाद चलो, फिर वो दौलताबाद चल गए। फिर कुछ को कह दिया कि जो भाई आसपास के एरिया में है वो दिल्ली में बैठ जाओ, वो चलो वो वहाँ भी हो गया। अब वो क्या करे भाई, बार बार अब फिर से तुम कह रहे हो दिल्ली लेके जाओ, तो भाई सेटल्ड लाइफ को कौन मतलब चाहता है कि बस बार बार जाता रहे। इसीलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम तो अब यहीं रह रहे हैं, हमारा मन लग गया है, अब हम यहीं रहेंगे। तो वो वहाँ पे जो है इस्लामी शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बना देते हैं, जिसकी वजह से अब दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली के सुल्तान को तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, पर जो बहमनी सुल्तान होते हैं ना उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और वो जल्द ही इस क्षेत्र को अपना जो है शासन के लिए स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे बेसिकली पॉलिसी की, या जो इसने दूसरा काम किया जो किया था अच्छे के लिए, मतलब अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, बट वहीं जो है ये उसके लिए फिर से जो है एक गलत डिसीजन बन जाता है। जैसे कैपिटल शिफ्ट हुई, खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ पर बेनिफिट ज़ीरो। तो इसी तरह जो है भाई एक फेलियर होता है उसका खुरासान मिशन का। अब क्या होता है, अफ़गानिस्तान में ना जो खुरासान था वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जैसे यहाँ पे आई थी तो साउथ इंडिया के सारे क्षेत्र निकल गए ना, वैसे ही वहाँ पे कुछ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक क्या सोचता है भाई ये खुरासान मिशन निकाल देते हैं, और उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना उसका फ़ायदा ले लेते हैं, और जो है ना खुरासान पे अपना अटैक कर लेते हैं और उसे जीत के अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो उसने क्या किया, फिर वही बड़ी सी सेना तैयार की, जिसको अब वेतन तो देना ही था, तो उसने क्या किया, तकरीबन 1 साल के लिए पहले से ही एडवांस में उन्हें एकताएँ दे दी, 1 साल की पहले से तो उन्होंने दे दी। अब क्या हुआ, वो निकले, ठीक है, पर होता क्या है, खुरासान जब जा रहे होते थे ना वो पहुंचते उससे पहले ही जो वहाँ की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। अब भाई सब सॉल्व हो गया तो जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बना ना, तो फिर से भाई उसे कितना बड़ा भारी का आर्थिक नुकसान होता है कि भाई उसने सेना को पहले से ही पैसे दे रखे हैं, सब कुछ तैयार कर रखा है, और वो उसे जीत भी नहीं पाया, वहाँ सब कुछ सुलट गया। तो अब उसके लिए फिर से भाई ये एक बहुत बड़ा नुकसान बन गया। अब वो खुरासान जाके राजनीतिक अधिकार तो कर नहीं पाया, क्योंकि तो इसलिए इसका ये डिसीजन भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है, जहाँ पे बर्नी ये बोलता है कि घोड़े दागने की पद्धति जो हो गई, सैनिकों को वो जो है विवरण रखने की प्रणाली हो गई, इन सब पे लेके जो नियम कानून है उस पर वो ध्यान देता भी नहीं था। तो ये भी एक इसका जो है गलत डिसीजन रहा। ऐसे ही इसी तरह जो है एक कराची मिशन भी होता है जो बेसिकली फेल हो जाता है और उसके डिसीजंस जो हैं गलत चले जाते हैं। अब ऐसे ही है कराची मिशन जो है 1333 में जो है शुरू किया जाता है, जो खुरासान अभियान के एकदम तुरंत बाद ही रखा जाता है। जैसे आप देखिए खुरासान मिशन हुआ, ये दिल्ली कैपिटल बदली 3035 से 3037, पर ये बाद में होती है, उससे पहले जो है ये मिशंस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कराची मिशन हुआ, इस अभियान का लक्ष्य क्या था, जो हिमालय के क्षेत्र है ना, स्पेशली जो कुल्लू कांगड़ा है, उन क्षेत्र पे अधिकार करना। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है, ये अभियान क्यों किया गया, तो भाई बर्नी के अकॉर्डिंगली उसने ये बोला कि भाई कराची जो था इस पर अधिकार हो जाने से जो सुल्तान है तुर्किस्तान के जो बड़े घोड़ों पर अधिकार जमाने की बात हुई, या फिर नहरों का इस्तेमाल हो गया, ये सब जो है उसको इजी हो जाएगा, इस वजह से जो है उसने इस अभियान को शुरू किया। वहीं बदाऊनी और फरिश्ता जो कहते हैं वो कहते हैं चीन और हिमालय के विरुद्ध ये एक अभियान था। ठीक है, अब ओवरऑल रीज़न जो भी हो भाई, इन कंक्लूजन हम बात करेंगे कि भाई उसने ये अभियान किया और उसका क्या रिजल्ट निकला, हम तो उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी सेना को तैयार किया, क्योंकि भाई अब पूरा मिशन लेके जाना है तो सेना फिर से तैयार करनी पड़ेगी, और फिर से उसने जो है वेतन पहले दिया। अब
क्या हुआ, हिमालय जैसे एरिया पे जाओगे देन ऑब्वियस सी बात है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी। भाई वो दौलताबाद रहा, दिल्ली रहा, वहाँ के इन्वायरमेंट की, वहाँ के क्लाइमेट की भाई बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिल जाती है हिमालय के कंपेयर में। तो हिमालय में जहाँ बर्फ़ पड़ रही है वहाँ दिल्ली में थोड़े बर्फ़ पड़ रही है, तो अब जब आदि ही नहीं हो उस इन्वायरमेंट के तो भाई क्या होगा, ठंड के मारे सेना मारी ही जाएगी। तो भाई आधी से ज़्यादा जो सेना थी वो ठंड के कारण ही मर गई, जो बची कुची थी वो वहाँ प्लेग से मारी गई थी। तो मतलब कुछ वॉर तो हो नहीं पाया, सेना का लाभ तो हुआ नहीं, यहाँ पे सेना बेमतलब मारी गई। तो ये भी एक तरह से फेल ही हो गया। और देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, जान का तो नुकसान हुआ ही हुआ, और जो उसका फाइनेंशियली जो था वो सब रीजंस भी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे, कैपिटल की वजह से या अपने 2 मिशंस की वजह से। पर ओवरऑल जो हिस्टोरियन सतीश चंद्र है ना वो ये कहते हैं कि अभियान पूरी तरह से अगर हम बोले ना तो पूरी तरह से फेल तो नहीं था। उसका एक रीज़न ये भी था कि उस समय के बाद के जो उक्त क्षेत्र के शासक थे, बेसिकली जो भी शासक थे उस समय पे, जो है मुग़ल जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में संधि कर लेते हैं एट द एंड। जब वो देखते हैं कि प्रॉपर सेना ला रहे हैं ये, तो वो खुद ब खुद संधि कर देते हैं, वॉर नहीं करना चाहते होते। और इवन यहाँ तक कि वो ये तक बोल देते हैं, एक निश्चित धनराशि देने का वायदा भी कर देते हैं कि उससे जो भी टैक्सेस में लेते हैं वो उनको कुछ ना कुछ हद तक पे कर देंगे, और जो भी रूल करेंगे वो सुल्तान के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए करेंगे। तो जो बेसिकली उसका पर्पस था वहाँ जाने का, वो पर्पस तो पूरा हो ही गया ना। अब चाहे ठीक है वॉर नहीं हुआ, लोग मारे गए, उनको वेतन दिया गया जो किसी काम नहीं आया, वो सब अपनी अलग बात है, बट जो उसका पर्पस था जीतना वो तो जीत गया ना। तो इसलिए पूरी तरह से हम हारा हुआ भी नहीं कह सकते, ये सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। अब आगे क्या किया, आगे भी उसने और पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जो सोची थी अच्छी पर हो कुछ और जाती है, जैसे हमने दिल्ली का देखा। अब उसी तरीके से हम देखते हैं 1329 से 30, आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही उसकी ये पॉलिसी चल पाई। क्या था ये, इशू द टोकन करेंसी। टोकन करेंसी जो है बेसिकली उसने शुरू करने की बात की, जहाँ 14th सेंचुरी जब आया था ना पूरे वर्ल्ड में ना चांदी की बड़ी कमी पड़ गई। अब क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही चांदी कम हो गई है, फिर ऊपर से उसको फाइनेंशियली इतने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, तो उसने क्या सोचा, अपने पास भी चांदी कम है तो एक ऐसी मुद्रा बनाते हैं जो बेसिकली अपने मेटल के जो है उसके प्राइस पे बेस ना हो, उस पर जैसे आज की हमारी करेंसी है भाई उस पर लिखा होगा 1 रुपये का सिक्का, तो ये 1 रुपये की वैल्यू रखेगा। जो 2 रुपये लिखा है तो वो 2 रुपये की वैल्यू रखेगा। जो 5 लिखा है 5, 10, 20 ऐसे जितना भी है उस पर जितना अमाउंट लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे उसका मेटल उतने रुपए का हो या ना हो। तो ये हो गई। तो उसने एक सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने के बारे में सोचा, जो बेसिकली स्टार्ट क्या हुई कि भाई जब चीन कह रही हूँ, जब वर्ल्ड वाइड चांदी कम हुई थी तो चीन में जो है कुबलई खान जो था वो पहला था व्यक्ति जिसने मुद्रा को सफल प्रयोग, इस जो सांकेतिक मुद्रा है टोकन करेंसी है, इसका शुरुआत की। जहाँ ईरान के गजन खान ने भी जो है मंगोल ने शुरू किया ये सब। तो यही चीज़ उसने देखा, जब वर्ल्ड वाइड ये चीज़ चल रही है और काफ़ी सफल हो रही है तो मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि भंडार की तो उसके पास भी कमी हो रही है ना, जो वर्ल्ड वाइड कमी हो रही है। या तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के जारी करे, ठीक है। अब क्या होता है इस पे जो है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो हिस्टोरियन थे वो बताते हैं कि जो है साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थित उसकी जो टकसालें थी जहाँ पे बेसिकली ये बनती थी करेंसी, वो विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी करती थी, और उनकी जो आकृति होती थी, बनावट होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्नत किस्म की होती थी, बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही अच्छी होती थी। ये तो उसने विवरण कर दिया उसकी टकसालों की, उसके जो कॉइन्स छप रहे थे, कॉइन्स आ रहे थे, करेंसी छप रही थी उसके बारे में। वहीं बर्नी ये बताता है कि ये कदम भी जो है विश्व के सभी आबाद भागों को जीतने के लिए उसने ऐसा किया। उसकी महत्वाकांक्षा का ही ये एक भाग था जिसके लिए एक विशाल सेना की तैयार की जाए और उसे वेतन देने के लिए एक विशाल खजाने की आवश्यकता थी, ठीक है। अब क्योंकि उसे जब एक बहुत बड़ी सेना बनानी है तो बहुत ज़्यादा वेतन भी देना पड़ेगा, वेतन देना है तो उसे अपना खजाना भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने जो है
खजाना बढ़ाना है तो चांदी सेव करना पड़ेगा, चांदी सोना सेव करना पड़ेगा। और ये चांदी सोना सेव कैसे होगा? तो जब वो टोकन करेंसी बना लेगा तो उसके पास चांदी सोना तो सेव रहेगा और वो टोकन करेंसी से लोगों को वेतन भी दे देगा। तो इसीलिए जो है उसने ये सोचा। अब आगे चल के पर होता क्या है, अच्छा आइडिया था पर उसके लिए तो उल्टा पड़ गया। क्योंकि अब क्या हुआ, जब ये सिक्के बने, ये करेंसी रेडी की गई, तो उस समय क्या होता है, लोग जो हैं खुद भी जो है जाली सिक्के डालना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि बर्नी जो है ये बताता है प्रत्येक हिंदू के घर जो है एक टकसाली बन गई थी। अब सभी सिक्के ढालने लगते हैं तो भाई ओवरऑल ये है कि भाई करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जाली सिक्के हों वो भी चल रहे हैं, जो ओरिजिनल सिक्के उन्होंने टोकन करेंसी बनाई वो भी चल रहे हैं। अब क्योंकि वो मेटल एज कम्पेयर टू चांदी सोना तो भाई वो है ना, सस्ता है ना, तो वो तो सबके एक्सेस में है ना, तो सब बाय करके उस पर ही टोकन करेंसी बना रहे हैं, बनाए ही जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। अब आप खुद ही बताओ, जब इतने सारे लोग जो हैं बना बना के चलाते रहेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, डिमांड, क्योंकि डिमांड की वजह से नहीं प्राइसेस बढ़ रही है। जो ज़्यादा सिक्के हैं ना, लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है उसकी वजह से जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ईजी है, आप समझने की कोशिश करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि भाई आपकी फैमिली में है, आपके पास जो है 100 रुपये हैं, यही आपकी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है मान लो। और जो आपके पास 100 रुपये है, मैं क्योंकि इतना छोटा एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि ईजिली समझ में आए। 100 रुपये हैं, 2 पर्सन हो आप, आपके पास है 50 रुपये, 50-50 हो गए, बढ़ गए, ठीक है, आपकी इकोनॉमी बन गई, ये पूरा हो गया। और वहाँ पे जो है आपको कोई प्रोडक्ट जो है बाय करना है, एक ख़रीदना है प्रोडक्ट। अब ठीक है, वो दोनों के पास ख़रीदने के लिए 50-50 रुपये हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, प्रोडक्ट एक है। तो अब उसे अगर बाय करना है तो किसी एक को पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 50-50 में भाई प्रोडक्ट एक है और दोनों के पास 50-50 है और ये प्रोडक्ट ही 50 का है, तो कौन लेगा ये कैसे डिसाइड होगा, है ना? तो भाई किसी को तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो जो है इसे ले पाए। इसकी डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ गई तो अब जो पैसे ज़्यादा देगा उसे ही ये मिलेगी। तो अब मान लो इस व्यक्ति ने जो है अपने घर पे टकसाल बना ली और अपने सिक्के और अपनी करेंसी कुछ छाप ली। अब वो जो है इसके लिए 100 रुपये पे कर रहा है और ये अभी भी 50 ही कर रहा है। तो अगर ये 100 पे कर पा रहा है इस केस में इस प्रोडक्ट के लिए, तो अब ये उसे मिल जाएगी, पैसा बढ़ गया। अब इसी तरह यही एक सिचुएशन मानिए यही पूरे वर्ल्ड के लिए है कि भाई जितना ज़्यादा पैसा लोगों पे अब आता जा रहा है ना, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर रहा है। अब गरीब होता जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे ले, और जो टकसालों में छापे जा रहा है उसके पास आए जा रहा है। तो इसी तरीके से जो है ना इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई और भाई उसे फटाफट से 1 साल के अंदर इस करेंसी को बंद करना ही पड़ा। तो आगे चल के जो है पहले किसी भी सुल्तान ने बस एक फीचर ये है कि पीतल की कोई भी सिक्के जारी नहीं किए थे, बट इसने किए तांबे, टिन और जस्ता के किए। यहाँ तक कि प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के जारी भी कराए, जिस पर नए सिक्कों की पहचान के लिए फारसी और अरबी भाषाओं में स्पष्ट अभिलेख मिलते हैं। अब जो है हम ये बात करते हैं, ये 1334 में इब्न बतूता जब दिल्ली आता है उसने इन सिक्कों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब वो ट्रैवलर आया और जिक्र नहीं किया, तो इससे ये पता लगता है कि जो ये पूरा इंसिडेंट है ना इसको बहुत जल्दी भुला दिया गया। अब जल्दी भुलाया क्यों गया? क्योंकि ये ज़्यादा लंबा चला ही नहीं, ये तकरीबन 1 साल ही रहा, उससे ज़्यादा चला ही नहीं। वो तुरंत ही समझ गए कि भाई नकली सिक्के डाल के जो है चीज़ों पे महंगाई करी जा रही है, प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। अलाउद्दीन ने जहाँ उन प्राइसेस को कंट्रोल किया वहाँ ये नहीं कर पाया अपनी करेंसी के थ्रू, ठीक है। तो यही
रीज़न ये बताया कि ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि हमें भाई इब्न बतूता ने इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। इवन कांसे के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के देना उसने फिर से शुरू किया, जो मतलब उसने सिक्के ढाले, लोगों को दिए। अब उनसे वो एकदम से ऐसे कैसे करेंसी वापस छीन लेगा कि भाई करेंसी दो, तो उस करेंसी के बदले उसे फिर से तो कुछ और देना पड़ेगा ना। अब जैसे नोटबंदी हुई, 2000 के नोट बंद हुए, वो 2000 के और 1000 के उस समय पे जो नोट बंद हुए, तो वो उन्होंने वापस लेके उसके रिप्लेसमेंट में और करेंसी भी तो दी ना। तो वही चीज़, जो करेंसी बेसिकली चाहे नकली ढली हुई हो, असली हो, कुछ भी हो, वो लोगों से जब वापस लेगा तो वापस लेने के बाद उसको रिप्लेसमेंट में देना भी पड़ेगा। तो जिस चीज़ को उसने सोचा कि भाई मैं अपना चांदी बचा लूँगा, मैं टोकन करेंसी को इशू कर दूँगा, वो तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा अपने जेब से फिर से चला गया। तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली भी। हर चीज़ का डिसीजन किस चीज़ के लिए लिया गया, पर एट द एंड नुकसान उसे ही झेलना पड़ा। अब ऐसे ही एक और उसका डिसीजन था कि भाई टैक्सेस बढ़ा देगा दोआब क्षेत्र पे, जिससे उसे बेनिफिट होगा। क्योंकि भाई दोआब क्षेत्र जो होता है ना, वो ऐसा क्षेत्र है जो बेसिकली दो नदियों के बीच का मैदान होता है, ठीक है। तो वो काफ़ी फर्टाइल होता है, वहाँ पे खेती बाड़ी करोगे ना तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि भाई दोनों साइड रिवर है ना, तो पानी की ऐसा दिक्कत नहीं है। और बीच के एरिया में जितनी भी मिट्टी होगी वो उपजाऊ ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये लेके आती है ना साथ में, तो ये उपजाऊ मिट्टी छोड़ती हैं। तो अब ये एरिया तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला था, इसीलिए उसने वहाँ पे टैक्स बढ़ाने की सोची कि टैक्सेस बढ़ा देता हूँ, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, खेतों को मापने की जो अलाउद्दीन की पद्धति थी ना, उसको कर दिया उसने समाप्त। कि वो बांटने की जो पद्धति थी उपज के हिसाब से, वो बंद कर दी। और इसने क्या किया कि जो किसानों के लिए पद्धति लाभदायक थी, अब वो उन फसलों के पूर्व या आंशिक नुकसान पर ध्यान रखा जाता था। बेसिकली हुआ क्या, देखिए अलाउद्दीन के टाइम पे हमने पढ़ा था ना, उसने क्या किया था कि भाई 50% जो है वो ले लेता था। किस बेसिस पे, लैंड के, कि भाई कितना प्रोडक्शन उस लैंड से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 महीने में, जो कि पॉसिबल तो है नहीं भाई, खेती बाड़ी से 1 महीने में तो हमको जो है प्रोडक्शन प्रॉपर मिल नहीं जाएगा, इतनी जल्दी तो उगेगा नहीं। बट एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, 1 महीने में मान लो उसने जो है, किसान ने 100 रुपये का काम किया, ठीक है, या 50 रुपये का काम मान लो। 50 रुपये का क्या, बहुत जितना हम छोटा अमाउंट रखेंगे समझने में उतना सिंपल होगा। तो 50 रुपये का उसने काम किया, जिसमें से उसने कहा कि भाई 50% जितना भी वो उस समय काम कर रहा है उसका देगा। तो 25 जो है, 25 किसान के पास गए, 25 अलाउद्दीन के पास गए, ठीक है, 25-25 हो गया। बट अब वही मान लो उसका ना, किसान का नेक्स्ट मंथ ना काम और बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छी फसल उग जाती है और वो 100 रुपये के अराउंड कमा लेता है, ठीक है। अब 100 रुपये के अराउंड अगर वो कमा लेता है, तो अब भी उसका 50% जो है अपने पास रखेगा, 50% अलाउद्दीन को देगा। तो 50 जो है वो अलाउद्दीन को दे देगा और 50 वो अब भी अपने पास रखेगा। तो भाई वहीं अब आप सिचुएशन देखो, जब उसने 50 का काम किया था, जब वो अकाल की सिचुएशन थी या बहुत मतलब इतना उगा नहीं, उस केस में भी भाई 25-25 का बंटवारा हुआ, 50-50% ही दोनों केसेस में गया है। पर अभी आप देखो, जब फसल बड़ी है, फसल अच्छी उगी है, तो उस केस में भी किसान को बेनिफिट ही हुआ है, चाहे इधर भी 50% ही गया हो और इधर भी 50% ही उसे देना पड़ा हो। बट जब जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, तो उस केस में भी किसान को बेनिफिट ही हो रहा है। ये नहीं कि स्टैटिक है कि उसे तो भाई 50% हमेशा ही देना है, तो वो क्यों आगे उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहेगा, क्योंकि उसे तो पता है 50% चल जाएगा। नहीं, उसको पता है कि भाई जितना ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा होगा उतना ज़्यादा उसे बेनिफिट होगा। तो इससे जो है यही चीज़ है कि जब उसने डिसाइड किया ना कि भाई कितना प्रोडक्शन होगा उसके बेसिस पे हम टैक्सेस लेंगे, तो उससे किसानों को भी बेनिफिट होता था। बट इसने जो है इस पद्धति को नहीं अपनाया, ठीक है। उसने ये क्लियर कर दिया कि अब भाई लाभ के बेसिस पे हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे बरनी के अनुसार जो है अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए कि हर वर्ष जो है खेती में वृद्धि हो
और उसी अनुपात में जो है राजस्व भी बढ़े। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई दोआब का क्षेत्र है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी प्रोडक्शन होगी, तो बस यही करो, अधिकारियों को बोलो कुछ ऐसे नियम कानून बनाए कि भाई हर ईयर जो है ना प्रोडक्शन वहाँ का बढ़े, और जहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसी वजह से जो है मैं रेवेन्यू भी साथ में बढ़ा दूंगा। जैसे 50% वाला स्टैटिक पोर्शन नहीं रखूंगा कि भाई 50% ही या हाफ जो है मैं अपने पास रखूंगा, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या घटे, उन केस में वो नहीं रखूंगा, ताकि मेरा भी बेनिफिट बढ़े, उनका भी अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरा भी इस राजस्व जो है बढ़ेगा। तो उसने ये प्लानिंग सोची। तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, अब तुम सोच रहे हो कि भाई खेती भी बढ़ेगी और हम पैसा भी ज़्यादा लूँगा। अब नेचर पर डिपेंड करता है ना पर ये सब, इसीलिए भाई उसकी किस्मत थी खराब। 1325 से 27 में सुल्तान ने दोआब के क्षेत्र पे कर वृद्धि कर तो दी, पर दुर्भाग्य क्या था, उसी समय पड़ गया अकाल। अब अकाल पड़ गया तो उसने तो सोचा था प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं तो रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा, रेवेन्यू भी तो कम ही होगा। तो अब क्या होना है, अकाल के परिणाम क्या होने थे, बर्नी ने खुद बताया, दोआब में जो है खेती की कमी पड़ गई, अकाल पड़ेगा तो खेती की तो कमी पड़ेगी, किसानों में तबाही मचने लगी, अनाज वाहकों जो है बंजारों में भी कमी आने लगी, दिल्ली पहुंचने में खाद्यान्न में भी विफलता होने लगी, बरसात की भी वहाँ पे कमी हो गई, और अनाजों के मूल्य जो हैं ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ये बात हमने पहले भी की थी अलाउद्दीन के टाइम पे भी, भाई अगर अकाल पड़ गया तो जो प्रोडक्शन है अनाज का, वो जब प्रोडक्शन ही कम हो गया, उगना ही कम हो गया, और लोग तो उतने ही हैं, लोग तो भाई ज़्यादा ही हैं, जब लोग ज़्यादा हैं सामान कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है इनका बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसा है इन्हें ज़्यादा देने के लिए, कि भाई उन्हें चाहिए तो चाहिए, लेना तो है ही, तो अब वो प्राइस भी ज़्यादा देंगे। तो एट द एंड हल क्या निकाला, अब तो हल निकालना तो पड़ेगा ना, सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। तो अब क्या होता है, दिल्ली में राहत शिविर खोले गए, अवध यहाँ तक कि ऐसे जो क्षेत्र थे जहाँ पे अकाल नहीं पड़ा, उसका असर नहीं पड़ा, वहाँ से खाने का सामान जो है बेसिकली अब मंगाया गया देने के लिए। यहाँ तक कुएं खदानों के लिए जो है बीज हल खरीदने के लिए कृषि ऋण जो है सुधान वो भी प्रोवाइड कराया गया। भाई अब कृषकों को उनको बेहतर कंडीशन भी तो प्रोवाइड करानी है। अब अकाल आया ठीक है, बट अब उसका हल भी तो निकालना है ना, तो उनको जो है काम करने के लिए ऋण देना वो भी फिर उसने शुरू किया। इवन यहाँ तक कि कृषि विस्तार और सुधार के लिए एक वृहद योजना बनाई और एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया दीवाने अमीरे को ही, ठीक है, एक पूरा विभाग बनाया जिसपे सुल्तान यहाँ तक वो बर्नी जो है वो ये बताता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है, सुल्तान का इरादा था जो भी बंजर और उर्वर भूमि है, उसर भूमि है, बेसिकली जो कम फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है, उन क्षेत्रों को फर्टाइल बनाना, कृषि योग्य बनाना, कि भाई वहाँ से भी कुछ ना कुछ उग जाए, इस लायक बनाना इस डिपार्टमेंट का काम था कि उस पर वर्क करे। और जो खेती होती है उसमें किसी भी तरीके से जो फर्टाइल है भी उनमें भी किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, इस सब कामों को देखा जाए, इसके लिए उसने ये डिपार्टमेंट फॉर्म किया। अब ये जो हमने सोधार पढ़ा या सोंधर पढ़ा, जो बेसिकली लोन देने का सिस्टम था किसानों को, ये योजना विफल कैसे हो गई, ये कैसे खराब हो गई। ये तो बल्कि अच्छी योजना है कि भाई किसानों को जो वो स्टेबल बनाएगा तो फिर वो उन्हें अच्छा प्रोडक्शन देंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। पर ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा, तो भाई देखो ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो है उसने 100 शिफ्तेदारों को नियुक्त किया कि भाई ये सोंधार है इसका वितरण करे। अब बड़ी बड़ी रकमें दी। अब ये सोंधार का जो प्रयोजन हुआ उसमें ये लोग बड़े स्मार्ट निकले, जो ये 100 शिफ्तेदार हैं, इन्होंने क्या किया, अगर मान लो 70 लाख या उससे अधिक टंके की नीड पड़ी तो ये जो है ना ये कितनी राशि मांग लेते थे, 2 करोड़ मांग लेते थे। मतलब चाहिए 70 लाख पर ये मांग 2 करोड़ लेते थे, उससे डबल वो भी इतना मांग लेते थे। और फिर ऑब्वियस सी बात है वो इतना पैसा मांग लिए और इसने दिया कि भाई चलो ठीक है किसानों को लोन देना है तो इतना पैसा तो लग ही जाएगा, वो दिया तो वो उसका अपने जो है पर्सनल रीजंस जो है ऋण वितरण में मिलने वाले धन को निजी खर्चों में इस्तेमाल करने लग गए। इवन यहाँ तक जो है 3 वर्षों में भी बंजर भूमि जो है इसी वजह से जो है उसका 100वां भाग भी उपजाऊ नहीं बन पाया। जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि भाई इतने वक्त तक उसे उपजाऊ बनाना है वो भी नहीं बन पाई। और उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई अब क्लियर है डिसऑनेस्ट है, अयोग्य है,
इसी वजह से भाई एक तो उन्हें जो है वहाँ की स्थानीय स्थितियों की जानकारी भी नहीं है कि भाई कौन सी एरिया फर्टाइल है, किसे कराना है, कुछ नॉलेज नहीं है। तो भाई कैसे सुधार हो जाएगा? तो इस वजह से जो है ये पॉलिसी भी जो है एक तरह से विफल रही, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने अब आगे चलकर जो है एट द एंड गुजरात के विद्रोह का दमन करने के लिए, वो जब दमन करके लौट रहा था, तो अब वो ना ये जो संधार के ये जो शिकदार इसने अपॉइंट किए थे, जो ये घोटालेबाजी कर रहे थे, इन लोगों को ना भाई अब पनिशमेंट देने के लिए वो आ रहा था कि भाई अब इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। परंतु होता क्या है, जब तक वो आ रहा होता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है और एट द एंड जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है अगला सुल्तान बनता है और वो जो है इन ऋणों को कर देता है माफ़। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ सॉल्ट हो जाती हैं। और सतीश चंद्र के अनुसार जो है ये योजना जो है पूर्णतः निष्क्रिय भी नहीं थी, निष्फल नहीं थी, क्योंकि ये नीति जो है आगे चल के जो है मुगलों की जब हम बात करेंगे तो वो भी जो है इसे बेस बनाते हैं और इसको जो है आगे यूज़ करते हैं। तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये नीति जो थी वो गलत थी, बट हाँ इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करके इसे बेटर किया जा सकता था। और हम देख भी रहे हैं इसने जितने भी काम किए भाई कोशिश प्रॉपर की, बट दिक्कत क्या हुई, सिचुएशंस ही ऐसी बन गई कि वो उसके फेवर में नहीं रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंतिम विद्रोह की, जो थत्था में होता है सिंध में 1351 में। अब इस विद्रोह को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है थत्ता जाता है और वहाँ से उसकी तबीयत होने लगती है खराब जिसके कारण उसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब पर मरने से पहले वो ऑलरेडी जो है ना अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक की जो है ताजपोशी, बेसिकली राज्य अभिषेक की बात कर गया था, जो भाई उसकी राजपोशी फिर जो है सिंध और थत्ता नामक जगह पे जहाँ पे वो गया था वहीं पर जो है हो गई। तो अब जो है हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक की, जो तकरीबन जो है 37 ईयर्स जो है शासन करता है। ठीक है, 37 ईयर एक बहुत लंबा टेन्योर है, तो काफ़ी कुछ इसने काम किया होगा। तो अब जो है हम इसे जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और फिरोज शाह तुगलक ने जब 37 ईयर तक काम किया है तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा काम किया होगा। तो अब इसे जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स के थ्रू जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।